बाएं कंधे पे रख करके चलेंगे, ध्यान कर लेंगे। डन, थैंक यू। वेट करना भैया, वेट ऐसे रहेंगे, वेट, स्माइल, वेट करेंगे भैया। देखिए इस कैमरे में, इस कैमरे में देखिए, वेट भैया, इस कैमरे में देखो, डन, देखिए इस कैमरे में, डन। हम यहाँ तक पहुँचे, आप अनुशासन का पालन करें, अपने जो शस्त्र हैं जो है वो अपनी चेयर पर बैठे, कुर्सी पर बैठे। एक पाल से दो विद्यार्थी से दो कॉलेज विद्यार्थी 40 और एक अग्रेसर आएगा 40 से 50, जिसकी एज है अग्रेसर। शिक्षक दान करेंगे सतेंद्र जी, कुशल जी। बाल सबसे किधर आएगा? कॉलेज विद्यार्थी एक अग्रेसर और आएगा। संघ संपदा अग्रेसर सभी दक्ष में आएंगे, तुरंत आरंभ में आएंगे। ले सकते हैं कि नहीं? आपने रखा है कि लेके आओ, जाओ बात दोनों वहां से उठा लो। हम लोग है ना मंच पे चढ़ अपने जाओ, पास रखो। मंच पे आने की बजाय मंच पे चढ़ जाओ, उस वाले कुर्सी वाले उस पे चढ़ जाओ। केवल पाल अग्रेसर अपनी लाइन को सीधी कराएगा, पंक्ति सीधी करेंगे, एक हाथ के अंतर लेंगे, एक हाथ के अंतर में खड़े होंगे सभी। और उठता संघ संघ उपा विषय अतिथिगण सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल
भारत में नव सूर्य उगाएं, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, शुद्ध सनातन परंपरामय, प्रेम भरा व्यवहार रहे, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे, राह रपटती इस दुनिया में कुल कुटुंब का संरक्षण, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, सब समाज अंगांग परस्पर, छुआछूत लवलेश न हो, प्रीति रीति भर गहन सभी में, भेद भाव अवशेष न हो, बने परस्पर पूरक पोषक, हृदयों में रसधार सृजन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, हरी भरी हो धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण, पंच तत्व की मंगल महिमा, दिव्य धरा के आभूषण, पुरखों के विज्ञान धर्म की, परंपरा का करे वरण, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, स्वत्व बोध का ले आधार, परहित ध्यान परस्पर पूरक, जन जीवन का शिष्टाचार, विश्व मंच पर भारत माँ के यश की हो अनुगूंज सघन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर
सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए। जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। अतिथिगण वह मेरे समयपुर मंडल से आए आगंतुक, वह मेरी सज्जन शक्ति, वह मेरी मातृशक्ति, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। सभी को विजयदशमी व शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ सूचनाएं हैं, ध्यान करेंगे। 2 से 2.5 घंटे तक चलने वाला है, रहने वाला है, इसलिए हम सब यहाँ 2 से 2.5 घंटे एक साथ रहेंगे। इसमें 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा हमारा बौद्धिक का, और लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा हमारा संचलन का, पथ संचलन का। कार्यक्रम के दौरान अपना मोबाइल फोन बंद रखें, स्विच ऑफ रखें या साइलेंट रखें। बीच में मोबाइल न बजे, इस बात का ध्यान करेंगे। या आगंतुक बीच में उठ करके नहीं जाएगा, या बीच में कोई नहीं जाएगा। यदि मेरी बाईं ओर पानी की व्यवस्था है और दाईं ओर शौचालय की व्यवस्था है, वो इसका प्रयोग बीच में नहीं करेंगे, बौद्धिक के बाद ही करेंगे। दोनों चीज़ों का उपयोग बौद्धिक के बाद करेंगे, बीच में कोई उठ करके नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान करेंगे। और संघ में एक और मुख्य बात है, कोई भी गीत, कविता या बौद्धिक होने के बाद कोई भी तालियां नहीं बजाएगा, ये संघ में अलाउड नहीं है, मान्य नहीं है, इस बात का ध्यान करेंगे। ठीक है। नाम और मोबाइल नंबर गेट पर लिखवा देना है जलपान के दौरान। ये तो कुछ सूचनाएं थी। तो आया अपने कुर्सी के सामने खड़े रहेंगे, जब तक खड़े रहेंगे तब तक प्रार्थना के बाद ही बैठेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है जी। अभी उत्तिष्ट होगा, उत्तिष्ट के बाद आरंभ होगा, आरंभ के बाद दक्ष होगा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के बाद प्रार्थना, उसके पश्चात तालक जी, श्रीमान मोहित जी, अतिथि माननीय अतिथिगण श्रीमान रवि लोहार जी, श्रीमान संजय जी, ये शस्त्र पूजन करेंगे। दंड को भुजा में लेंगे।
ध्वजा प्रणाम 1 2 3 ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूत इमे सादरन्त्वा नमामो वयम् तदीयाय कार्याय बद्धा तटीयम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येननं भवेत् श्रुतं च व्यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्ये समुत्कर्षणिः श्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री चरः सहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम् भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम 1 2 3 स्माइल। वेट करेंगे सर। श्रीमान संजय जी का स्वागत करते हुए नगर संचालक श्रीमान मोहित जी, संघ के कुछ गणमान्य जन हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका मैं परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं माननीय मोहित जी। आपका निवास स्थान यादव नगर में है। आपका अपना खाद्य तेलों का व्यवसाय है। आप बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं एवं अपने समयपुर नगर के माननीय नगर संचालक हैं। आज के इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान रवि लोहाट जी। आपका निवास स्थान एमसीडी में है। आप एक अधिवक्ता हैं। रोहिणी कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट में आपके चैम्बर्स हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य बनने तक का आपका ये सफर हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आप वकालत करते हुए आपने खुद को केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी आवाज़ निरंतर उठाते रहे हैं। समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को आपने सदा सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया है। आपने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2004 में श्री अशोक भारती जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय दलित संगठन से की। वहाँ पे आपने सेवा, समर्पण और नेतृत्व के कई मूल्यों को सीखा, जिन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2017 में आपने अनुभव नामक एक संगठन की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद के माध्यम से उनका विकास करने की है। आपका जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि ज्ञान, समर्पण और सेवा इन तीनों का समन्वय हो जाए
तो समाज में एक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। आज के इस उत्सव में जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, आप हैं श्रीमान संजय जी। रोहिणी में आपका निवास स्थान है। आप एक शिक्षक हैं। 40 वर्ष आपका संघ प्रवेश है। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। पूर्व में आप 5 वर्ष प्रचारक रह चुके हैं। घोष प्रमुख, शारीरिक प्रमुख के भी दायित्व पे आप रह चुके हैं। वर्तमान में आप विभाग प्रचार प्रमुख का दायित्व देख रहे हैं। आपका संघ प्रवेश 7 वर्ष है। आप प्राथमिक वर्ग शिक्षित हैं एवं हमारे समयपुर नगर में नगर सह कार्य का दायित्व देख रहे हैं। श्रीमान भूपेश जी, आपका निवास स्थान भी यादव नगर में है। आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय है। 38 वर्ष आपका संघ प्रवेश है। आप द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं एवं सहकार भारती में प्रांत संपर्क प्रमुख का दायित्व है। श्रीमान कुशल जी, आपका निवास स्थान यादव नगर में है। आप सूर्य LED में कार्यरत हैं। आपका 20 वर्ष संघ प्रवेश है। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं एवं हमारा जो बुराड़ी जिला है, बुराड़ी जिला में आप जिला कॉलेज कार्य प्रमुख का दायित्व देख रहे हैं। श्रीमान नवीन जी, आपका निवास स्थान समयपुर नगर में है। आप CRPF में कार्यरत हैं एवं आपका संघ प्रवेश 20 वर्ष का है। आपने वर्ष 2005 में CRPF ज्वाइन किया। पिछले 20 वर्षों से आप देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्ष 2018 से 2023 तक आपने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया। आपने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जैसे संवेदनशील इलाकों में भी अपनी सेवाएं दी। आपने कई सारी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी भाग लिया। लगभग 45 से अधिक आतंकवादियों का आपने सफाया किया है। CRPF अकादमी में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आपको पदक प्रदान किया गया है। अपनी वीरता और साहस के कारण 6 बार आप राष्ट्रपति से गैलेंट्री अवार्ड भी पा चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे राष्ट्रीय एवं पुलिस पदक भी आपके नाम पर हैं। आज विजयादशमी के अवसर पर ऐसे वीर सपूत का हमारे बीच होना हमारे लिए अत्यंत गर्व का अवसर है। साली संगठन हमें तैयार करना है, उसका तात्पर्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, अपितु समाज को यह आत्मविश्वास दिलाना है कि हम यह कार्य कर सकते हैं। कविता है, पीछे से दोहराएंगे नहीं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों की पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। मानागम अथाह सिंधु है, मानागम अगाध सिंधु है। संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों की पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर
साध सकेगी, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले। करवाना चाहूंगा, आप हैं श्रीमान सिकंदर जी। समयपुर में आपका निवास है। आप सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। आपने पुलवामा और छत्तीसगढ़ जैसे संवेदनशील इलाकों में भी अपनी सेवाएं दी। आप कोबरा स्पेशल यूनिट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने इन्हीं साहसिक कार्यों के कारण आपको राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज जो हमारा विजयादशमी का पर्व है, ये विजयादशमी का पर्व वीरता का पर्व है, और ऐसे महान अवसर पर ऐसे वीर सपूतों का हमारे बीच होना हम सभी के लिए अत्यंत सम्मान का, हर्ष का विषय है। संघ का, कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवकों का और उपस्थित मान्यगण जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वयंसेवक अपने आप में एक ऐसी बात है कि अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना और ऐसे प्रयासों को लेके आगे बढ़ना जिससे के लिए राष्ट्र का निर्माण हो सके, वहाँ से ये बात शुरू होती है। तो नमस्कार आदरणीय संघ के सम्मानित स्वयंसेवकों, बंधुओं, बहनों और उपस्थित सभी सज्जनों। सर्वप्रथम मुझे इस पवित्र मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। यह मेरे लिए केवल एक सम्मान नहीं बल्कि कर्तव्य का अवसर भी है। आज जब मैं इस शाखा के ऊर्जावान स्वयंसेवकों को देखता हूँ तो मन में एक प्रकार की भावना उमड़ आती है। राष्ट्र सर्वोपरि। संघ की यह शाखा जो प्रतिदिन अनुशासन, एकता और सेवा की आग में तपती है, मुझे मेरे गांव की मिट्टी आटा की याद दिलाती है, जहां से मैं निकला हूं। हरियाणा की धरती ने मुझे सिखाया कि संघर्ष ही जीवन का सार है, और संघ ने सिद्ध किया है कि सेवा ही राष्ट्र का आधार है। आज मैं आप सभी के सामने संघ की यात्रा को समझते हुए कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। आइए सबसे पहले संघ की आरंभिक जानकारी से प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार जी द्वारा की गई थी। वे एक चिकित्सक थे, लेकिन उनका हृदय राष्ट्र की धड़कन से जुड़ा हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरें हमें जकड़े हुई थी, तो डॉक्टर साहब जी ने देखा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो केवल हिंदू समाज को संगठित करे बल्कि पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाए। संघ का पहला शाखा सत्र नागपुर के विजयनगर में हुआ और तब से यह यात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है।
आज संघ के लाखों स्वयंसेवक देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और 2025 में अपनी शताब्दी के द्वार पर खड़े होकर राष्ट्र निर्माण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक विचार क्रांति है जो स्वयंसेवक के रूप में हर व्यक्ति को राष्ट्र का सिपाही बनाती है। अब बात करते हैं संघ के समाज के संघर्ष की। संघ का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है, एक ऐसा इतिहास जो हमें प्रेरित करता है न कि निराश। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब संघ पे पहला प्रतिबंध लगा, यह एक काला अध्याय था, लेकिन स्वयंसेवकों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बिना हथियार के केवल विचारों की ताकत से उन्होंने अपना पक्ष रखा और प्रतिबंध हटवाया। फिर 1975 का आपातकाल, जब लोकतंत्र की नींव हिलाई गई, संघ ने फिर भूमिगत होकर भी स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। स्वयंसेवकों ने जेलों में कष्ट सहे लेकिन झुके नहीं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तीसरा प्रतिबंध, फिर भी संघ ने सिर नहीं झुकाया। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं थे, आंतरिक भी थे। विभाजन की विभीषिका में लाखों हिंदुओं को बचाने के लिए स्वयंसेवक सीमाओं पर डटे रहे। प्राकृतिक आपदाओं में, चाहे 2013 की उत्तराखंड बाढ़ हो या 2020 का कोविड संकट, संघ ने सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुनिया दंग रह गई। मास्क, भोजन, दवाइयां, स्वयंसेवकों ने खुद को भूलकर दूसरों को याद रखा। ये संघर्ष सिद्ध करते हैं कि संघ का संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए है। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि कठिनाइयां ही राष्ट्र को मजबूत बनाती हैं। संघ का समाज में योगदान तो अनगिनत है, एक ऐसा योगदान जो समाज से परे है। शिक्षा के क्षेत्र में संघ के हजारों विद्यालय खोले हैं, जहां गरीब बच्चों को केवल किताबें बल्कि चरित्र निर्माण का पाठ भी पढ़ाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए स्वयंसेवक गांव-गांव पहुंचकर जागरूकता फैलाते हैं, टीकाकरण अभियान चलाते हैं। आपदा प्रबंधन में संघ की भूमिका तो विश्व विख्यात है। 2001 के गुजरात भूकंप का हाल सभी जानते हैं। संघ सेवकों ने पहले पहुंचते हुए वहां पर व्यवस्थाएं स्थापित की। पर्यावरण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के हर क्षेत्र में संघ की शाखाएं फैली हुई है। और सबसे बड़ा योगदान सामाजिक सद्भाव है। संघ ने हिंदू समाज को जाति की बेड़ियों से मुक्त करने का प्रयास किया है। आज जब हम देखते हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग के युवा स्वयंसेवक के रूप में आगे आ रहे हैं, तो लगता है कि समाज को एक सूत्र में बांध दिया है संघ ने। मेरे जैसे गांव के लड़कियों को जिसने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की और दिल्ली की अदालतों में न्याय की लड़ाई लड़ी, संघ का यह योगदान प्रेरणा मुझे प्रदान करता है। मैं भी अपने एनजीओ अनुभव के द्वारा और उसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स के लिए कार्यरत करते हैं और संघ मुझे यहाँ से दिशा निर्देश और दिशा प्रदान करता है और मुझे यहाँ से प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि लोहाट जी, मंडल के सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक बंधु, क्षेत्र के निवासी, मातृशक्ति और भाइयों, आज संघ के कार्यक्रम तो सामान्यतः होते रहते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम हमारे लिए विशेष है क्योंकि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 101वें वर्ष में संघ की यात्रा प्रारंभ हो गई है। किसी भी संगठन के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए एक लंबी आयु होना एक हर्ष का विषय होता है, गर्व का विषय होता है। परिवार में, हमारे परिवार में कोई 75 वर्ष का हो जाता है तो हम उसका कार्यक्रम करते हैं। शादी को 25 वर्ष हो जाते हैं तो उसका एक कार्यक्रम घर में आयोजित किया जाता है कि 25 वर्ष बड़े शांति से, प्रेम से संपन्न हो गए। तो संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। आज के दिन 1925 में नागपुर में मोहिते के बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। आज संघ का एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखता है। अभी हम जब अपने घर से आ रहे थे तो जगह जगह कार्यकर्ता गणवेश में दंड लेकर जा रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप। बड़ा एक मन को हर्ष हो रहा था। लेकिन जब संघ प्रारंभ हुआ तो ये जो सबसे छोटे बालक बैठे हैं, ऐसे 8-10 बालकों को लेकर संघ की
स्थापना हुई। संघ की स्थापना करते हुए जिन्होंने संघ की स्थापना की, उनका एक चित्र लगाया, जिन्होंने टोपी पहन रखी है, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। सुनसिक जानते हैं, लेकिन समाज के कुछ बंधु भी जानते हैं, कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए इशारा करके बताया। आप एक बड़े गरीब परिवार से थे, आपने डॉक्टरी की शिक्षा ली थी और शिक्षा लेने के बाद आपने कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और सक्रिय सदस्य होकर कांग्रेस में हिस्सा ले रहे थे। देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इनको यह समझ में आया कि देश आज़ाद हो जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो लगातार आज़ाद रहेगा। इससे पहले हम मुगलों के, उससे पहले हम अफगानों के, उससे पहले हम तुर्कों के गुलाम, बार बार गुलाम बने। तो ये गुलामी बार बार हमें ना झेलनी पड़े, इसके लिए हिंदुत्व का भाव जगाना पड़ेगा, देशभक्ति का भाव जगाना पड़ेगा लोगों के मन में, और एक ऐसा संगठन खड़ा करना पड़ेगा जो इस देश को सबल बनाए, मजबूत बनाए। तब इन्होंने बालकों लेके संघ की स्थापना की। आज उन बालकों के द्वारा ही पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य खड़ा हुआ है। आज देश का कोई भी जिला, कोई भी तहसील, ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां संघ की शाखा ना लगती हो, संघ का काम ना हो। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जैसा मैंने बताया, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और कांग्रेस के सदस्य रहते हुए 1921 में असहयोग आंदोलन में आप जेल भी गए। 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, तब आप उसके व्यवस्था टोली में थे, आपने बड़ी भव्य व्यवस्था की। और जब वो अधिवेशन हो रहा था तब उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मांग की कि हमको, उस समय तक कांग्रेस आज़ादी की बात नहीं करती थी, आज़ादी की बात पहली बार की कांग्रेस ने 1929 में। तब डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने पहली बार 1920 में कहा हमको पूर्ण स्वतंत्रता मांगनी चाहिए अंग्रेजों से, स्वतंत्रता के बिना कुछ नहीं होगा, ऐसी मांग की। ठीक है, उनकी मांग कांग्रेस ने उस समय नहीं मांगी। 25 में संघ की स्थापना करने के बाद भी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य बने रहे। 1930 में जब गांधी जी का दांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, तब भी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार 9 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया नागपुर में। ऐसे महापुरुष के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई और उन्होंने समाज में जब स्थापना संघ की तो सबके मन में एक ही भाव भरा। वो क्या भाव था? हिंदुत्व का भाव था। हिंदू है हम सब हिंदू है। जो सारा समाज है ये हिंदू समाज है। जैसा अभी हमारे रवि लोहाट जी ने हमको बताया कि संघ के कार्यकर्ता बाढ़ में, कोविड में सेवा का काम करते रहे, तो सबके पीछे भाव है समाज मेरा है, ये समाज के लोग मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है। ऐसा भाव भरने वाले डॉक्टर हेडगेवार 1940 में तक इस धरती पर रहे। 40 में उनका शरीर पूर्ण हुआ। तब संघ के जो कमान है, संघ के सरसंघ चालक हैं, उनके बगल में चित्र लगाए जो दाढ़ी वाले हैं, गुरु गोलवलकर कहते हैं उनको। पूरा नाम था माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। लोग उनको गुरुजी के नाम से कहते थे, इसीलिए संघ ने भी उनको गुरुजी कहना, संघ ने भी उनसे गुरुजी कहने लगे। आप 1940 में संघ के सरसंघ चालक बने। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने पूरे देश का 60 बार प्रवास किया। 1947 तक देश हमारा, पाकिस्तान जो आज बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, ये सब भारत था। वहां से लेकर कन्याकुमारी तक 60 बार पूरे देश का भ्रमण करना। इसके कारण संघ का विस्तार हुआ, संघ के भिन्न भिन्न संगठन प्रारंभ हुए और उसी समय देश के अंदर विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी। भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। मेरे एक
मित्र भी हैं, स्वयंसेवक भी हैं। वो कहते हैं गुरुजी कितनी दूर की सूझबूझ रखते थे। उनका परिवार पेशावर में रहता था, तो उन्होंने बताया गुरुजी 1944-45 में पेशावर आए थे। तब उन्होंने हिंदू समाज की बैठक लेकर कहा था कि ये देश का हिस्सा हमसे कटने वाला है, इसलिए अपने परिवारों को सुरक्षित निकाल देना चाहिए। वहां के लोग बोले, गांधी जी कहते हैं कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। नेहरू जी कहते हैं विभाजन नहीं होगा। सरदार पटेल कहते हैं विभाजन नहीं होगा। मांग तो उठने लग गई थी मुसलमानों के द्वारा। लेकिन गुरुजी ने 1944-45 में बता दिया था। मतलब समाज में घूमते हुए समाज की नब्ज को समझना, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। और उन्होंने जब ये बताया तो बहुत सारे लोग अपने वहां से पेशावर छोड़कर भारत में अलग अलग जगह पर उनके परिवार आ गए। विभाजन के बाद ऐसा नहीं कि संघ के स्वयंसेवक वहां से भाग आए, उन्होंने पहले पूरे हिंदू समाज को वहां से निकालने का काम किया। एक एक हिंदू जब तक पाकिस्तान से जो विस्थापन हो रहा था, जब तक भारत नहीं आ जाएगा मैं वापस अपने भारत को नहीं जाऊंगा। और बहुत सारे स्वयंसेवक वीर गति को प्राप्त हुए। गुरुजी की सूझबूझ के कारण ही संघ के स्वयंसेवक ऐसा कर पाए, उनके मार्गदर्शन में कर पाए। देश के विभाजन के बाद गांधी जी की हत्या होती है और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अभी तो ये सारी नौजवान पीढ़ी है, बहुत सारों का तो अधिकतर एकाधा कोई होगा जिसका जन्म उस समय का होगा। है कोई यहाँ बैठा हुआ जिसका 1947-48 का जन्म है? कोई नहीं। तो अपने घर में यदि बुजुर्ग है तो उनसे पूछ सकते हैं। उस समय संघ के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, संघ पर प्रतिबंध लगाया, संघ के वरिष्ठ अधिकारी कार्यकर्ता स्वयंसेवकों को पकड़कर जेल में डाल दिया और महाराष्ट्र और मध्य भारत में संघ के स्वयंसेवकों के मकान जला दिए, व्यापार को आग लगा दी। उनको एक प्रकार से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने कभी समाज के प्रति अपनी दुर्भावना प्रकट नहीं की। ये समाज मेरा है, भटका हुआ है, इसको बरगलाया गया है, इसको बहकाया गया है, ऐसा मानकर जब संघ पर प्रतिबंध हटा, कोर्ट से संघ के लोग निर्दोष साबित हुए कि गांधी जी की हत्या में संघ के लोगों का कोई योगदान नहीं है। उसके बाद संघ पर प्रतिबंध हटा और 62 के लड़ाई में फिर स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युद्ध करने तो नहीं जा सकते थे, लेकिन सीमा पर रसद पहुंचाना है। 63 में 26 जनवरी की परेड निकालनी है। सेना पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, परेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी ने गुरुजी को बुलाया, सेना का मनोबल गिरा है, पुलिस का मनोबल गिरा है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक राजपथ पर परेड निकालेंगे। पहली बार संघ के स्वयंसेवकों ने 26 जनवरी 1963 को राजपथ पर घोष के साथ परेड निकाली और उन्होंने कहा यह समाज जीवन में हार जीत चलती रहती है, समाज को दोबारा खड़े होना पड़ेगा। ऐसा गुरुजी के समय में संघ का काम आगे बढ़ा। 1975 में पुनः इमरजेंसी लगी। अभी भाई साहब ने बताया, रवि जी ने, संघ के कार्यकर्ता पकड़ के जेल में डाले गए, राजनीतिक पार्टियों के लोग जेल में डाले गए। 75 तो बहुतों को याद होगा। किसको याद है 75 की इमरजेंसी? एक बार जरा हाथ खड़ा करें। इन लोगों ने देखा है। तो ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को लगता था अब ये इमरजेंसी कभी नहीं हटेगी, इंदिरा गांधी हमेशा तानाशाही करेगी। लेकिन संघ के लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। हर नगर से, हर जिले से टोली की टोली जाती थी। बाद में सरकार ने कहा जेलों में जगह खत्म हो गई है, जेल में जगह नहीं है। संघ के स्वयंसेवक जेल में गए। लोग बताते हैं, मेरी आयु उस समय कम थी, मुझे ध्यान नहीं है, मैं संघ में भी नहीं आया था, लेकिन मैं सुनता हूँ, पढ़ा है मैंने कि जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता रोने लगते थे जेल में जाकर, क्योंकि उनको तो सुविधा की आदत है कि भाई ये इमरजेंसी खत्म भी होगी या नहीं होगी, हम जेल में सड़ जाएंगे। संघ के स्वयंसेवक वहाँ मस्ती में कबड्डी खेलते थे। वो कहते थे पागल हो रहे हो, जेल में कबड्डी खेल रहे हो, जेल में गाना गा रहे हो। संघ के गीत गाते थे।
मतलब ऐसा उत्साह का वातावरण निराशा की परिस्थिति में भी संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया। इमरजेंसी हटी। इमरजेंसी हटने के बाद जो संघ के विरोधी जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, उन्होंने भी भरे मंच से स्वीकार किया, यदि इमरजेंसी हटाने में किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इमरजेंसी हटने के बाद लोग मंत्री पद के लिए लड़े, प्रधानमंत्री के लिए लड़े, संघ का स्वयंसेवक पुनः अपनी शाखा लगाने में लग गया, काम में लग गया। ऐसे संघ के लोगों ने अपने काम को आगे बढ़ाया और उसके बाद आज आप सब देख रहे हैं कि संघ का काम हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। 2000 के बाद एक अमूल परिवर्तन आया संघ की शाखाओं में भी। संघ की शाखाओं का विस्तार उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक आदिवासी इलाकों में सब जगह संघ की शाखाओं का विस्तार हुआ। संघ के भिन्न भिन्न संगठन जगह जगह खड़े हुए। राम जन्मभूमि का 500 साल से जो मंदिर जिस पर एक ढांचा बना हुआ था, उस ढांचे को हटना चाहिए और वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद और संत जनों का आह्वान हुआ। संघ के कार्यक्रम ने, संघ के लोगों ने उसमें पूरी ताकत से उस आंदोलन को सहयोग किया। जिनको 1990 का दौर ध्यान होगा, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तब लाखों लाखों स्वयंसेवक, कार सेवक वहां पहुंचे और उन कार सेवकों को भेजने में संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उस आंदोलन का मैं भी साक्षी हूँ। मैं फरीदाबाद में रहता था। हम लोग वहां से रोज 100-125 लोगों को ट्रेनों में बिठा बिठा कर भेजते थे अयोध्या। और वो आंदोलन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जो आंदोलन करते थे, गांधी जी अभी तक आंदोलन करने के सबसे बड़े आंदोलनकारी माने जाते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में 1990 में कि कहीं अगर हम नहीं पहुंचे तो माताएं, बहनें, भाई अक्षत मांगने आ गए ढूंढते ढूंढते कि भाई वो अक्षत कहाँ मिल रहे हैं जो अयोध्या जी से आए हैं। जब धन संग्रह की बात हुई, इतना धन एकत्र हो गया कि बाद में मना करना पड़ा, बस बहुत धन आ गया है, मंदिर जितने में बनना था उससे कई गुना ज्यादा धन आ गया। ऐसा धन समाज ने दिल खोल कर दिया। ऐसे सारे कार्यक्रम होने के बाद आज संघ अपने 101वें वर्ष में लग गया है। भैया ये फोटो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सभी स्वयंसेवक ध्यान करो, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे इन्होंने पेड फोटोग्राफर रखे हैं, ये आपको फोटो प्रोवाइड करेंगे। कार्यक्रम की एक मर्यादा बनाए रखें। आज संघ 101वें वर्ष में पहुंचा। संघ की शाखाओं का विस्तार बहुत हुआ। समाज में परिवर्तन भी दिखने लगे। अभी इन्होंने बताया सीआरपीएफ के 2 जवान हमारे बीच में बैठे हैं। इनसे आप पूछेंगे तो आदिवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती काम कर रही है, कॉलेज विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। समाज में परिवर्तन, लेकिन जन जन तक परिवर्तन होना है और ऐसे परिवर्तन होने हैं जिसकी समाज को बहुत आवश्यकता है। तो उसका नाम दिया है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन समाज में होने। कुछ परिवर्तन दिखते हैं, कुछ परिवर्तन अंदर ही अंदर चिंगारी पैदा करते हैं। तो सबसे पहला पंच परिवर्तन में जो हम बात करते हैं वो कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। आज भारत की पहचान यदि किसी से है तो वो परिवार है। विदेशों में परिवार नहीं है, लोग डिप्रेशन में है। एक आदमी 4 शादी करता है, 5 शादी करता है, बड़े बड़े घर बनाता है, कारें बनाता है, फिर भी वो बाद में आत्महत्या करता है, नशा करता है, डिप्रेशन में। हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, बंगला नहीं होगा, हमारा जीवन उतने मस्ती में नहीं चल रहा होगा जितना एक बहुत पैसे वाला, लेकिन हमको सुख किस बात का है? परिवार का सुख। लेकिन अब ये बीमारी धीरे धीरे पर भारत में भी लौट रही है। परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। वकील साहब बैठे मंच पे पूछना, कोर्ट में 50% केस डाइवोर्स के आ रहे, तलाक के आ रहे। माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे कुंठित हैं। बुजुर्गों की घर में
पूछ धीरे धीरे बंद हो गई है। बुजुर्ग लेटा है बिस्तर पे, आवाज लगाता रहता है, बच्चा बगल से निकल जाता है, सुनता नहीं है। तो इस परिवार को बचाना हम सबकी आवश्यकता है। परिवार को बचाने का एक सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या आ गया है? मोबाइल आ गया। एक कमरे में 4 लोग बैठे, चारों अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। मैंने तो यहां तक देखा है कि परिवार में पत्नी का जन्मदिन है तो पति उसको व्हाट्सएप पे विश कर रहा है। तो मैंने कहा क्या आप मिलते नहीं हो क्या? बोले जब मैं सुबह निकलता हूं तो वो रसोई में होती है, जब मैं शाम को आता हूं तो वो मोबाइल पे होती है। तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे ही उसको विश कर दिया जाए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। मैं अध्यापक हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों से कई बार कहता हूँ तुमने अपने पिताजी से बात की? तो वो बच्चा बड़ा मासूम आवाज में कहता है पिताजी पे समय हो तो बात करूं, माँ पे समय हो तो बात करूं। तो परिवार को इकट्ठे बिठाना, मंगलवार को हनुमान चालीसा करना, सप्ताह में एक समय, प्रतिदिन एक समय रात्रि का भोजन इकट्ठे बैठ के करना, भोजन करते हुए टेलीविजन बंद करना, मोबाइल को दूर रखना, ऐसे कुछ कार्यक्रम हम करें जिससे अपने परिवारों को बचाया जा सके। समाज में दूसरा परिवर्तन करना है, समाज को बचाना है। परिवार के बाद समाज को बचाना है, सामाजिक समरसता। समाज को तोड़ने की बात चल रही है। जाति भारतवर्ष में आज से नहीं है, हजारों लाखों वर्षों से जाति है। लेकिन जाति के बीच में एक सद्भाव होता था। शादी का पहला निमंत्रण देने, हम सबको पता है निमंत्रण देने कौन जाता था? तो गांव देहातों वालों को पता है कि नाई के द्वारा निमंत्रण देते। अगर सामाजिक सद्भाव नहीं होता तो नाई के द्वारा क्यों निमंत्रण भिजवाते? समाज में हरेक वर्ग की तबके की आवश्यकता है, उनका समरस होना जरूरी है। जातिगत विद्वेष नहीं होना है। आज जातिगत से ऊपर पंथ का विद्वेष होना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। तो सब समाज अपना है, सबको जोड़ के रखने का काम अपना है। हम भी भारतीय कहते हैं अपने आप। अपनी वेशभूषा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, अच्छी बात है। रोज नहीं पहन सकते, त्योहारों पे अपनी वेशभूषा पहने, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, पजामा कुर्ता पहन सकते हैं। घर में महिलाएं साड़ी पहनते हैं, अपना समाज में जिस हम रहते हैं वहाँ पहनते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अपना भोजन करना, आज भोजन के बारे में तो अधिकतर माँ बाप परेशान है कि बच्चा बाहर ही खा के आता है और वो ऐसी चीजें खा रहा है जिसको हम चाइनीज इटालियन कहते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो स्व का भाव उसके मन में पैदा करना, धीरे धीरे अपना भोजन, अपना भजन, अपनी वेशभूषा, अपने तीर्थ स्थल बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अयोध्या जी के मंदिर बनने के बाद आज तक वहां पर ऐसा बताया जाता है कि 3-3.5 लाख लोग प्रति मास वहां पहुंच रहे हैं। काशी की भी स्थिति यही है। अभी प्रयाग का कुंभ हम सबने देखा, तो रुझान बढ़ रहा है विदेशों में जाने की बजाय अपने देश का भ्रमण करना। एक और विषय 5वें परिवर्तन में, चौथा परिवर्तन है पर्यावरण। हम सबने अभी देखा कितनी भयंकर बरसात हुई। बरसात के बाद फिर गर्मी बढ़ गई, सर्दी पड़ती है तो या तो बहुत तेज पड़ती है या पड़ती नहीं। तो पर्यावरण बिगड़ रहा है। पर्यावरण में एक सबसे आसान तरीका है सरकार को दोष देना कि सरकार निकम्मी है, कुछ करती नहीं है। हमारा भी दायित्व है। संघ ने भी 3 चीजों को पकड़ा है, 3 पा पकड़े। पहला है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। इसमें कोई सरकार नहीं रोकती, जहां जगह मिले वहां पेड़ लगाना। पानी को बचाना, पानी बचाना, पानी बहुत वेस्ट नहीं करना। आज भी आपके लिए जलपान में बोतल नहीं रखी गई, गिलास रखे गए, जितना पानी पीना है उतना ही लेना। और तीसरा है प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना। 3 पा पर अभी हम काम कर रहे हैं। आपको बनाई नहीं, आप इसके अतिरिक्त भी काम कर सकते हैं। और आखिरी हमारा जो परिवर्तन है वो है नागरिक शिष्टाचार। आज हमारे को लगता है कि हर काम किसको करना है? सरकार को करना। हमारा भी दायित्व है। आज अगर रेड लाइट पे जाम है तो वो किसके कारण है? हमारे कारण। हम रेड सिग्नल में घुस गए अपनी गाड़ी लेकर, सबका जाम लगा दिया हमने।
हमने अपने घर की सफाई की, कूड़ा उठाकर हमने बाहर फेंक दिया और दोष देना शुरू कर दिया एमसीडी को। हम अपने गाड़ी में से चलते हुए एक लिफाफा हमने बाहर निकाला और फेंक दिया। जरा सी किसी से बात हुई और हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो नागरिक के कर्तव्य हैं, संविधान में भी लिखे हैं। तो अपने नागरिक के कर्तव्य, कितनी आवाज में हमने अपना घर का म्यूजिक सिस्टम बजाना है, कितनी रफ्तार पे गाड़ी चलानी है। अब हेलमेट पहनना है ऐसा सब बताते हैं, लेकिन हम हेलमेट नहीं पहनते। गाड़ी की सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, हम सबको पता है, लेकिन हम नहीं मानते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। घर में 18 साल से कम का बच्चा, उसको स्कूटर नहीं देना है, कार नहीं देनी है, लेकिन हम देते, हम शान समझते हैं। तो ये कुछ बातें अगर संविधान में लिखी हैं, पुलिस ने कानून बनाया है, तो किसके लिए बनाया है? हमारी सुरक्षा के लिए। आप में से बहुत सारे लोग अपने उदाहरण देके बता देंगे कि मेरा स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, अगर हेलमेट ना होता तो आज मैं आपके मध्य में नहीं होता। ऐसा बताते, सबको महत्व पता है, लेकिन हम सोचते हैं यही तो जाना है। आप सड़क पे गिरोगे तो वो कभी आपको चोट जो लगेगी ये सोच के नहीं लगेगी कि आप 10 कदम जाना था या 10 किलोमीटर जाना। चोट तो जो लगेगी तो लगेगी। तो नागरिक कर्तव्य, वैसे पांच अपने परिवर्तन पे संघ ने शताब्दी वर्ष में काम करने का सोचा है। और इन शताब्दी वर्ष में ये 5 परिवर्तन समाज की मदद से पूरे होने वाले। आप ये जो समाज की शक्ति बैठी है, सज्जन शक्ति है, इसको संघ के लोग तो समाज में पहुंचाएंगे, आपने भी पहुंचाना है। मैं जैसे अध्यापक हूं तो स्कूल में हम ये विषय रखते हैं। अब ये देखना है कि बच्चों का कौन सा विषय, उसके बीच में कौन सा विषय ज्यादा रखना है। तो ऐसा विषय हम समाज में रख रहे हैं और इससे परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। आज अगर इंदौर एक सबसे स्वच्छ शहर है, तो इंदौर के आम आदमी की जो एक नागरिक कर्तव्य था कि वो जो अगर पंक्तिबद्ध बैठे हैं तो ये अपने भाव से बैठे, आप बैठे हैं तो अपने भाव से बैठे। तो लोगों के मन का भाव जगाना। शताब्दी वर्ष आज प्रारंभ हुआ है, अगले विजयदशमी तक चलने वाला है। समाज के बहुत सारे कार्यक्रम इसमें रहेंगे, उसमें आपको निमंत्रित किया जाएगा। एक जो अभी बिल्कुल आगामी कार्यक्रम रहेगा 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक, वो रहेगा गृह संपर्क। हमने घर घर जाना है और समाज से बात करनी है, संघ के बारे में उनका क्या विचार है, क्या सोचते हैं, और हम संघ के बारे में उनको क्या जानकारी देना चाहते हैं। एक पुस्तक रहेगी, एक पंपलेट रहेगा, वो उनको दिया जाएगा। प्रत्येक घर तक जाना ऐसा तय किया है। अब प्रत्येक घर तक जाना है, एक घर में 10-12 मिनट भी लगेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। उसमें आप सबकी आवश्यकता समाज की भी पड़ेगी, आप सब लोगों को उसमें जाना। आज ये मंडल का कार्यक्रम, एक मंडल में 3 से 4 बस्ती होती हैं, उस पर एक हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है संपूर्ण हिंदू समाज, हर जाति, हर बिरादरी, हर गली, हर मोहल्ला, उसके लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो। तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं। आप अपने साथ अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को लेकर आएंगे। तो हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम, आप हिंदू सम्मेलन एक वास्तव में हिंदू सम्मेलन बन पाएगा। उसको स्वयंसेवक सम्मेलन नहीं बनाना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सम्मेलन नहीं बनाना है, वो हिंदू समाज का सम्मेलन हो। ऐसा कार्यक्रम रहने वाले हैं आगामी, और समय समय पर कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। एक संघ के बारे में यदि हमको और समझना है तो rss.org, आजकल मोबाइल का जमाना है, हमने भी मोबाइल के बारे में बताया कि इसका नुकसान है लेकिन फायदा भी है। तो rss.org पर जाकर आप संघ के बारे में जानकारी और हासिल कर सकते हैं। अभी विज्ञान भवन में एक संघ की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उस संघ के कॉन्फ्रेंस में हमारे जो सरसंघ चालक हैं, संघ के मुखिया हैं, माननीय मोहन राव जी भागवत, उनका उद्बोधन 3 दिन रहा। आप उसको सुनेंगे तो संघ के अधिकृत प्रवक्ता के नाते अगर कोई हमारे यहाँ है तो वो सरसंघ चालक जी, उनकी कही हुई बात हमारे लिए सर्वमान्य है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो संघ के बारे में आपकी और समझ बढ़ेगी, आपको जो जानकारी लेनी है वो बढ़ेगी। अभी कार्यक्रम
जलपान की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद संचलन का कार्यक्रम रहेगा। सभी से निवेदन है कि वो कार्यक्रम भी देखकर जाएं और आगे कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ व्यवस्था की है तो उस व्यवस्था के अनुसार आगे का कार्यक्रम चलेगा। आज शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में विजयदशमी उत्सव पर मेरे को आपके समक्ष में मैंने ये विचार प्रस्तुत किए हैं। किसी को कुछ और बात करनी है तो बाद में हम बात कर सकते हैं। जलपान का कार्यक्रम रहेगा, यहीं बैठे बैठे हम जलपान करेंगे, उठ कर कोई नहीं जाएगा, जलपान आप तक पहुंच जाएगा। यहीं बैठे रहेंगे, व्यवस्था को बनाए रखना है, व्यवस्थित रखना है। यही जलपान आपको मिल जाएगा। सभी सबसे बंधुओं से अनुरोध है, कोई उठ करके नहीं जाएगा और आगंतुकों शक्ति से अनुरोध है। श्रीमान सत्येंद्र जी, श्रीमान अनिल जी, श्रीमान आशीष जी, श्रीमान रुपेश जी जलपान की व्यवस्था में रहेंगे। अभी कुछ सूचनाएं हैं, संचलन संबंधी सूचनाएं। जिस शमशेर बंधु का पूर्ण वेश है वही संचलन में भाग लेगा। सभी शमशेर बंधु अपने अपने गण में चलेंगे। कोई भी शमशेर बंधु गण को नहीं बदलेगा, वो अपने गण के अनुसार चलेंगे। गण शिक्षक आपका मार्गदर्शन करेंगे और गण शिक्षक के अनुसार ही आप संचलन चलेंगे। चलते वक्त कोई भी जयकारा घोष नहीं लगाएगा, इस बात का ध्यान करेंगे। यदि संचलन के दौरान गण कहीं रुकता है तो मितकाल करता रहेंगे, गण मितकाल करता रहेगा, रुकना नहीं है, इस बात का भी ध्यान करेंगे। संचलन के दौरान कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी फोटो नहीं खींचेगा, वीडियो नहीं बनाएगा, इस बात का भी हम सब ध्यान करेंगे। बिल्कुल नजर सामने रहेगी, दृष्टि सामने रहेगी। सभी शमशेर बंधु अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करेंगे। आधी बाजू फोल्ड होगी, कोने तक फोल्ड होगी, इस बात का भी सभी ध्यान करेंगे। श्रीमान अर्जीराम जी, श्रीमान हरिश्चंद्र जी, श्रीमान रमेश जी शर्मा, आप यहां से नहीं जाएंगे, विकिर के बाद ही यहां से जाने की अनुमति होगी। नहीं कोई नहीं चलने दो, अब तो आगे चलने दो, गणवेश में है पूरे। हाँ जी, ड्रम कहाँ से आऊगा, कहाँ से आऊगा ड्रम? अच्छा कोई नहीं, आ जाएगा, इतना कोई नहीं। संघ अच्छा, ध्वजा प्रणाम, 1 2 3 चलो। नहीं दीदी जी, सनी जी उसमें गोश में है, गोश में वाहिनी अर्धा उठता। हाँ जी, पहले गणा आगे रहेगा।
एक लाइन अपना तीनों देखते हुए भाई डबल वाली चलो एक साथ भाजपा तीनों एक साथ भाई साहब एक साथ दोनों लाइन में विद्यार्थी स्कूल विद्यार्थी का श्रीमान चंद्र जी आप भैया ड्रेस पे नहीं हो आप निकल जाओ बाहर तो अच्छा रहेगा नहीं तो भाई साहब अलग चपकोगे। अरे भाई साहब आप पीछे क्यों रहे हो अलग चपकोगे। श्रीमान कुशल जी बहुत दिन को लेकर के चलेंगे वही पीछे हो जाओ थोड़ा बच्चे ये आगे निकलो बच्चों से आगे निकलो। भैया हमारी
वापस दो ऐसा अपने स्थान बैठ जाएंगे भाई साहब।